वेलकम टू संडे डायरीज वॉल्यूम 1 पेज 1। मैं हूं दिशा श्रॉफ, कंपनी सेक्रेटरी और स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज का एपिसोड हमारे लिए काफ़ी स्पेशल और इम्पैक्टफुल रहेगा क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती है जो खुद एक इनकम टैक्स सिस्टम का हिस्सा है। इट्स ट्रूली एन ऑनर टू वेलकम मिस्टर संजय अग्रवाल सर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नागपुर रीजन। सो लेट्स बिगिन टुडेज पॉडकास्ट। हमने ये संडे डायरीज का इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि हम कॉमन पीपल के क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स कंप्लायंसेस से। इनकम टैक्स कंप्लायंसेस क्यों ज़रूरी है? जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि लोगों तक आप संडे डायरीज के माध्यम से बात पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स कंप्लायंसेस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एक तो ये मैंडेटरी है, कानून है जिसका हमें सबको पालन करना है। जैसे सड़क पे अगर लाल बत्ती है तो हमें रुकना है और अगर नहीं रुकेंगे तो फाइन है, तो हमें स्वतः करना है। इसीलिए इनकम टैक्स के जितने भी कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो व्यक्ति पे लागू हो, फर्म, कंपनी, जिस पे भी है, वो इसलिए है कि उनको अपना विधिवत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टीडीएस करना है, जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो करना है और उसका रिटर्न फाइल करना है ताकि डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे और उनका सही असेसमेंट हो सके, सही टैक्स उनसे लिया जा सके। क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी ना तो कम टैक्स लेगा ना ज़्यादा, जो एक्यूरेट टैक्स है वही लिया जाता है। तो कंप्लायंसेस खुद की जिम्मेदारी है, इसलिए ज़रूर। थैंक यू। आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ऐसी क्या कॉमन गलतियां हैं जो टैक्स पेयर्स करते हैं? जी, सबसे बड़ी जो गलती देखने में आती है कि अभी सब फेसलेस है, अभी सब ऑनलाइन है, तो सारी चीज़ें आपके पोर्टल पे आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से होंगी। अधिकांश लोगों को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से वो जिसके भी माध्यम से, चाहे वो कंसल्टेंट हो या कोई और हो, उनके माध्यम से अगर वो आईटीआर फाइल करा रहे हैं या कोई और सबमिशन दे रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, तो वो कैसा है, कितना है, सही है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो नहीं पता लगता। या डिपार्टमेंट भी हर किसी के पास एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही पहुंच रहा है, तो कौन सा ईमेल आया, उसमें क्या टाइम लिमिट है, वो उन्हें नहीं पता होता, तो कंप्लायंस का फेलियर होता है। एक तो ये कॉमन मिस्टेक। दूसरा कि अरुचि, हम लोग समझते हैं बड़ा भारी विषय है, ये दूसरा ही करे, तो कोई ज़्यादातर लोग रुचि नहीं लेते। जबकि आजकल सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो काफ़ी बढ़िया है और उसमें सारी जानकारियाँ, यहाँ तक कि ट्यूटोरियल, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और तमाम रूल्स और वो सब तो हैं ही, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, वहाँ से आपको पर्याप्त जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आजकल यूट्यूब भी है, गूगल से भी काफ़ी जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ भी मिलती हैं, तो उनको पढ़ के चर्चा करके आपस में, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो समझी जा सकती हैं और जिससे हम सही ढंग से अपनी बातों को रख सकें, सही ढंग से अपना आईटीआर फाइल कर सकें, सही ढंग से अपने जवाब दे सकें। तो ये थोड़े से प्रयास करने होते हैं। थैंक यू सर। काफ़ी सारे लोग ना पैनिक हो जाते हैं जी, उनको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है, जी, तो जैसे हमारे पास में भी ऐसे काफ़ी सवाल आते हैं, अब क्या करें, नोटिस आ गई। जी, तो इस विषय में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं कहूँगा सबसे पहले आप नोटिस को ध्यान से पढ़िए कि नोटिस क्यों आया है। पहले कई बार तो वो सिर्फ इंटीमेशन होती है, आपने रिटर्न भरा, उसका असेसमेंट हो गया और उसकी एक इंटीमेशन आ गई। उससे पता लगता है कि आपका असेसमेंट हो गया और अगर उसको डिमांड है या रिफंड है तो उससे पता लगता है। तो पहले तुम ये समझे कि कागज है किस विषय में। दूसरा हो सकता है कोई स्क्रूटनी चल रही है या आपसे कोई जानकारी मांगी गई है तो उसका नोटिस आ गया, तो वहाँ भी आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो चूंकि वो स्पीकिंग होता है, बहुत स्पष्ट होता है, बहुत डिटेल में होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपसे कौन सी जानकारी मांगी गई है। तो वो जानकारी आप विधिवत पूर्ण रूप से तैयार करके और सबमिट कर सकते हैं। तीसरा, कोई डिमांड नोटिस हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी डिमांड है, तो फिर वो समझना होगा ये डिमांड हमें जमा करनी है, सही है, और अगर नहीं सही है तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी, बहुत सतर्कता से उनको पढ़ने की, उनको समझने की और उनका कंप्लायंस करने की, जवाब देने की जहाँ भी आवश्यकता है निर्धारित समय में वो दिया जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मुश्किल आती है। थैंक यू।
आज के इस पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट रोहन गौतम, बॉम्बे हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर, जुड़ चुके हैं, जो हमारे गेस्ट से तीखे सवाल करेंगे। थैंक्स दिशा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। और क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर आज हमारे साथ हैं और इनकम टैक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मज़ा आने वाला है। मैं जल्दी शुरू करना चाहूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले, तो मज़ा आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। यस, लेट्स बिगिन। संजय सर, सबसे पहले तो हम ऑनर्ड हैं कि आपने हमारे क्वेश्चंस को आंसर्स करने के लिए टाइम निकाला। और क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं तो तीखे सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। और भले ही मुझे लीगल एक्सपर्ट के अहमियत से यहाँ बुलाया गया है, मैं आपको कॉमन मैन क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज जब ये पॉडकास्ट खत्म हो तो कॉमन मैन के जो रोज़मर्रा के सवाल है, जो इनकम टैक्स सुनने के बाद आते हैं उनके मन में, उसके कुछ आंसर्स उसको आज मिल जाए। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि स्क्रूटिनी का क्राइटेरिया कि इनकम टैक्स नोटिस इनको जाने वाला है, उसका एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? दरअसल आजकल जो स्क्रूटनी का सिलेक्शन है उसको हम कैस कहते हैं, कंप्यूटर एडेड सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी केसेस। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और वो नेशन वाइड होते हैं अक्रॉस द एसएससीज, कंपनी या इंडिविजुअल या किसी भी उसको। तो उनके पैरामीटर्स हमें भी नोन नहीं होते, लेकिन चूँकि सारा डेटा डिपार्टमेंट के पास है, आप जानते हैं न केवल आईटीआर का, बल्कि अभी जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स हैं कि किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, किसी का बैंक में डिपॉजिट है, किसी ने इन्वेस्ट किया है, किसी ने खर्चा किया है, तो इतने तमाम तरह के जो डेटा हैं और उन सबका एनालिसिस करके ही स्क्रूटनी सिलेक्शन होता है। सर, इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ है जो आप चाहते हैं कि आम आदमी को पता होना चाहिए, जो अक्सर आपको लगता है कि आम आदमी तक शायद ये अवेयरनेस नहीं पहुंची है इनकम टैक्स एक्ट से लिए? जी, तो बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, इनकम को 5 भागों में बांटा है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो बेसिकली उनकी चार्जेबिलिटी जो है, कब टैक्स लगता है, कब उसमें छूट है, तो ये हर एक को पता होना चाहिए। कई बार है व्यक्ति ने संपत्ति भेजी, उसको कैपिटल गेन लगता है, वो उसे नहीं पता, या उसकी डिविडेंड इनकम है तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा, ये उसे नहीं पता। तो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में और उनके रिस्पेक्टिव चार्जेबिलिटी और डिडक्शन के बारे में उसे पता होना चाहिए। दूसरा, टीडीएस के प्रोविजंस हैं, कहाँ पर टीडीएस हो रहा है, यदि वो डिडक्टर है तो उसे वो पता होना चाहिए। फिर असेसमेंट प्रोसीजर जो है, रिटर्न कब फाइल करना है, टैक्स कब भरना है, एडवांस टैक्स कब भरना है, क्योंकि सरकार का नियम है पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमाया वैसे पे करें। इसीलिए इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स जो है सितंबर, दिसंबर और मार्च में भरा जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये उनको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कंडोनेशन ऑफ डिले है या रेक्टिफिकेशन है, तो ये कैसे हो सकता है, वो पता होना चाहिए। एक और है कि पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी होता है, तो वो कब होता है, क्यों होता है, यदि वो पता रहे तो हम बहुत सतर्क होकर अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन है, कैश पेमेंट आप नहीं कर सकते, कैश में लोन नहीं दे सकते, इन सब बातों का भी पता होना चाहिए। तो ऐसी कई बातें हैं जो कि आम आदमी को समझनी चाहिए। वाकई मतलब लगा मुझे कि काफ़ी सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला कि आम आदमी इस बात को समझ सकते हैं कि जब नोटिस आता है तो पैनिक करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंप्लायंसेस पर सोचें। उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स बहुत फैशन में है या ट्रेंडिंग है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले 5 साल के अंदर फेल होते हैं। तो आपकी राय में जानना चाहूँगा कि एक पुअर बिजनेस आइडिया या स्ट्रिक्ट कंप्लायंस लीगल फ्रेमवर्क, इसमें से आपको ज़्यादा जिम्मेदार क्या लगता है? नेचुरली स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि आइडिया अच्छा है और बिजनेस अच्छा है और बाद में टैक्सेशन की प्रॉब्लम आई तो पता लगा जितना कमाया तो उसमें से काफ़ी जो है टैक्स में चला गया, सजा में चला गया। उससे बचने के लिए पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि टैक्सेशन के क्या कंप्लायंस है। दूसरा कि सरकार ने छूट भी दे रखी है और बहुत सारी छूट दे रखी है, तो जैसा कहा गया है देयर आर नो फ्री लंचेस, तो जब भी कोई छूट है तो उसके लिए निश्चित कुछ ना कुछ शर्तें हैं, कुछ ना कुछ प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि आपने उनका पालन नहीं किया तो आप उन छूट से वंचित हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जी, इसी आपके तर्क को मैं आगे ले जाऊंगा कि हमारा जो देश है, भारत, नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है और हम इसे बचपन से सोने की चिड़िया सुनते आ रहे हैं। तो
बात तो सही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो अगर 13 lakhs में मेरे कंट्री में आता है, लाइक अ कार, इफ आई परचेज दैट आफ्टर पेइंग टैक्सेस इट बिकम्स 25 lakhs। तो एक तरफ तो हम सोने की चिड़िया है, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इतना हैवी टैक्स है, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि कितना अनफेयर हो रहा है। तो ये मैं हैवी टैक्सेस के बारे में जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा और विहंगम दृश्य और जी। एक बड़े कैनवास पर देखेंगे कि हमारा 140 करोड़ का देश है, इसमें टैक्स पेयर्स मात्र 4% है, बाकी लोग टैक्स पे नहीं करते। जी। दूसरा, हमारे देश में गरीबी है, जहाँ सरकार को भोजन मुहैया कराना पड़ रहा है, जो है हमने फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। जी। तो ये सब सरकार का खर्चा जो भी है, डेवलपमेंट का खर्चा, ये टैक्सेशन से होता है। अब जो कार की बात है, ये एक लग्जूरियस आइटम है, जी। तो जो आदमी लग्जरी बियर कर रहा है जी। वो टैक्स दे सकता है, इसीलिए वो लग्जरी बियर कर रहा है। तो एक हम चूंकि समाजवादी भी हैं जी। परंपरा में, तो जो ज़्यादा टैक्स अदा कर सकता है जी। उससे टैक्स लिया जाए, और जो नहीं कर सकता है उससे ना लिया जाए, एक प्रोपोर्शनलिटी रहे, इसलिए ऐसे प्रावधान है। जी। जनरली जो सैलरीड लोग होते हैं, जब उनकी सैलरी आती है तो ऐसा कोई परमिशन नहीं लगता है, टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो जी। जाता है एक तरीके से, फिर वो फॉर्म जरूर भरते हैं उस चीज़ का। लेकिन ये देखा गया है कि टैक्स तो कट जाता है, जी। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियल स्कीम्स आती है जी। तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में नहीं आती। जी। तो ये मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी अपनी राय रखें कि इस पे कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। कई बार होता है कि आम आदमी को पता नहीं होता कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी बेनिफिशियल है, उस तक पहुँच नहीं पाती, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, जैसे आपने पहले भी कहा। जी। तो ऐसे क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान आए कि जनरली जो लोग डिज़र्व करते हैं उन तक ये चीज़ डायरेक्ट पहुँच सके? जी, देखिए, जहाँ तक बेनिफिशियल स्कीम्स का सवाल है, इसका टैक्सेशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, जी। क्योंकि इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो एक अलग मसला है। जी। और सरकार जो बेनिफिट आपको दे रही है, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट हो, एजुकेशन हो, या किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए स्कीम बनाई जाती हैं, पात्रता कितनी है, किसको है, किस प्रकार से है, उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, ये सब बातों की जानकारी होगी, तभी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है। जी। अब दिक्कत ये आती है कि लोगों में अवेयरनेस की, जानकारी की बहुत कमी है। तो हर कोई यही प्रयास कर रहा है कि जनता तक सरकार की बातें, स्कीम्स हैं, उनके फ़ायदे की बातें अधिक से अधिक पहुंचाई जाए। जी। तो चाहे वो स्कीम्स हो, वह भी सरकार पहुंचा रही है, और चाहे वो इनकम टैक्स हो, हम लोग भी जो टैक्सेशन से रिलेटेड सेंसिटाइजेशन है जी। या अवेयरनेस है, उसके लिए हम भी प्रोग्राम करते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हाल ही में नागपुर में टैक्स पेयर हब्स नाम से 2 दिवस का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि लोगों को बहुत जानकारी मिली। इस तरह के कार्यक्रम विभाग भी करता है। जी। एक बात की सत्यता, क्योंकि अब हम ऑनर्ड है कि आज हमारे साथ एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर बैठे हुए हैं। बहुत वायरल चल रहा है कि अगर आपने 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन किया है, या ऑनलाइन आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो फ्लॉन्ट करने के लिए जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा फ्लॉन्ट कर जाते हैं। तो ऐसे केस में इसमें कितनी सत्यता है कि आप डिपार्टमेंट की नज़र में आते हैं, स्क्रूटनी बेसिस एंड ऑल सब मिला करके, या डिजिटलाइजेशन और डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड ये सब कंसिडर हो जाता है आजकल, या अभी ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि जैसे-जैसे चीज़ें सामने आती हैं, वैसे-वैसे कानून के तहत उसकी प्रक्रिया चालू होती है। तो हम लोग डेटा तो पूरा कलेक्ट कर ही रहे हैं, और अब जो ऑनलाइन है, इसके ऊपर भी सरकार की पूरी नज़र है, और इन सबको भी इंफॉर्मेशन के अंदर लिया जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन में कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, और इन सबका प्रॉपर टैक्सेशन होगा। इसके लिए लगातार कार्य चल रहा है, चलता रहेगा। अब एक थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं युवा हूँ और देश के बारे में सोचता हूँ कि मैं अपने देश को प्रगतिशील और कैसे बना सकता हूँ। तो कई बार विचार आता है मन में, जैसा अभी आपने कहा कि बहुत कम रेशियो है जो टैक्स भरते हैं, और जो नहीं भरते वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम बर्डन फील करते हैं। तो अगर इसे समाजवाद मान के सब मिलके कलेक्टिवली कोशिश करें, तो क्या मैं ऐसे रिफॉर्म के बारे में सोच सकता हूँ कि हमारा देश आगे चल के किसी दिन इनकम टैक्स फ्री कंट्री हो सकता है? क्या ये सोच जायज़ है, या इसका कोई बेस नहीं है? नहीं, सोच बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इनकम टैक्स फ्री कंट्री होने के लिए
सभी को जो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ राजशाही नहीं है कि राजा के कोई खजाने हैं। तो हमारे यहाँ यहीं से लोगों से ही टैक्स लेकर डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं। लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि हर कोई अपने अपने स्तर पर बेहतर कार्य करे, अपना सर्वस्व दे, अपना संपूर्ण दे, तो हम लोग बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। ये मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, मैं 110% अग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। बहुत ही अच्छा थॉट है यंगस्टर्स के लिए भी। और क्योंकि आपने देखा ये प्लेटफॉर्म एक लीगल अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है, तो क्योंकि आज मौका मिला है तो मैं चाहूँगा कि आप संडे डायरीज की तरफ से कुछ ऐसे 2 शब्द जो आप यंगस्टर्स को खास तौर पर बोलना चाहेंगे वो अपनी तरफ से बोलिए। जी, मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क और संवाद बहुत कम हो गया है। इससे हमारा जो सीखना और जानना होता है, जो ज़्यादा सत्य के आसपास हो, वो कम हो गया है। और वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से जो भी हमें परोसा जा रहा है, उसकी सत्यता की निश्चितता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो एक तो व्यक्तिगत संपर्क और संवाद बढ़ाया जाए, और इसीलिए कुछ मैंने चिंतन लिखता हूँ, उसी के ऊपर 2 किताबें भी मैंने लिखी हैं, 365 डिग्री, और अभी हाल ही में प्रकाशित हो रही है F5, जिंदगी का रिफ्रेश बटन। तो जिंदगी से जुड़ी बातों को उनमें समारा है, दिया है। तो प्रयास यही है कि लोग जो है अपनी अवेयरनेस को खुद बढ़ाएं और दूसरों में भी बांटें। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। The name of the book is very catchy. जिंदगी का रिफ्रेश बटन। तो we are super excited to see that book. Thank you. And wish you all good luck. Thank you. आपने मुझे इनवाइट किया और आज मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार। धन्यवाद।